वेलकम टू द क्लास। ओके, सेवंथ पेपर की ये सेकेंड क्लास है और फाइनल क्लास होगी। आज 5 तारीख है, कल से 6 तारीख है, 12 से तुम लोग का एग्जाम है। अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पेपर दो, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट लाइव नहीं किए हैं, इसको सॉरी ऑनलाइन क्लास नहीं किए इसकी, क्योंकि रिवीजन करना था। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका, क्योंकि ये कोई रिटन लॉ बेयर एक्ट टाइप का है नहीं कि तुमको कुछ बहुत बेसिक समझना है इसमें, ठीक है। मोस्टली चीज हम लोग इसका फर्स्ट जो 20 मिनट क्लास हुई थी उसमें ही हमने देखा हुआ है। चलो सुनाओ, सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन, ठीक है। अर्थान्वयन अर्थात कंस्ट्रक्शन हमने पहले ही देखा था, ठीक है। किसी विधि से कुछ अलग अलग ऐसा निर्माण करना या ऐसा कोई निर्वचन करना जो न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए ठीक हो, ठीक है। और सामंजस्यपूर्ण रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? जब दो या दो से अधिक लॉ, दो अलग अलग, फॉर एग्जांपल मान लो कि दो अलग अलग बेयर एक्ट CRBNS और BNSS BSC, मान लो BSC, चलो ये दोनों ही आपस में टकराव कर रहे हैं, या कोई दो प्रावधान हैं, दो सेक्शन हैं, दो आर्टिकल हैं, आपस में विरोधी हैं, कोई बात ये कुछ और बोल रहा है और ये कुछ और बोल रहा है, ठीक है। तब न्यायालय क्या करता है? दोनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण एक ऐसा अर्थ निकालने की कोशिश करता है कि दोनों का मान बना रहे, दोनों का अर्थ बना रहे, दोनों में किसी एक प्रावधान का कोई निष्क्रिय या व्यर्थ नहीं ठहराया जाए जब तक कि अनिवार्य न हो, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है? सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का नियम यह कहता है कि यदि किसी एक्ट स्टैच्यू के दो या दो से अधिक प्रावधानों में विरोधाभास प्रतीत होता है, तो कम से कम कितने? दो या दो से अधिक प्रावधानों में विरोधाभास प्रतीत होता है, और तो न्यायालय को उन्हें इस प्रकार पढ़ना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाएं और दोनों को प्रभावी बनाया जा सके। किसी एक प्रावधान को तब तक निष्क्रिय या व्यर्थ नहीं ठहराना चाहिए जब तक आवश्यक न हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो लोगों में लड़ाई हो गई, ठीक है, एक ही घर के दो लोग थे, तो दोनों लोगों में एक कह रहा है नहीं ये होगा और दूसरा कह रहा है ये होगा। अगर इसकी बात मान ली जाए तो ये गलत साबित हो रहा है, अगर x की बात मान ली जाए तो y गलत साबित होगा, y की बात मान ली जाए तो x। तो दोनों के बीच कोई ऐसी बात निकाली जाए जो दोनों के बीच दोनों की बात का मान रखती हो और सही भी हो, ठीक है। ओके, विधि के उद्देश्य को भी पूर्ण करती हो, न्याय को भी स्थापित करती हो। एग्जाम्पल, यदि संविधान या किसी कानून की दो धाराओं के बीच टकराव है तो न्यायालय यह प्रयास करता है कि वह ऐसा अर्थ निकाले जिससे दोनों धाराएं एक साथ लागू हो सके। कब न्यायालय इस सिद्धांत की ओर झुकता है या कब न्यायालय इस सिद्धांत का यूज करता है? जब एक ही एक्ट के विभिन्न प्रावधानों में आपसी विरोधाभास प्रतीत हो, जब दो विशेष कानून स्पेशल लॉज क्या होते हैं? सो आई थिंक IPC सेक्शन 41 में था स्पेशल लॉज, और एक था 40 में लॉ, ठीक है। तो ठीक है, 41 में शायद था, भी मुझको ध्यान नहीं आ रहा, और 99% 41 में था, ठीक है। जब किसी विशेष विधि को, फॉर एग्जाम्पल सबके लिए हिंदू लॉ लागू है, ठीक है, सारे हिंदुओं के लिए हिंदू विधि लागू है ना। किसी एरिया में कोई विशेष विधि हो और जो हिंदू विधि को ना मानती हो, चलो इसको छोड़ो, मान लो सब जगह IPC लागू थी, ठीक है, CRPC लागू थी। CRPC का एक प्रावधान है, गिरफ्तार किया जाएगा 24 घंटे वगैरह वगैरह नियम। बट कुछ आतंकी या नक्सली एरिया में पॉस्को लागू था, ठीक है। तो कुछ ऐसी विधियां होती हैं जो जनरल कानून के ऊपर होती हैं, ठीक है, उन्हें विशेष परिस्थितियों में लागू भी किया जाता है, ठीक है। ऐसी विधियों को विशेष विधि कहते हैं। जब दो विशेष स्पेशल लॉ एक ही विषय पर लागू होते हैं तो उनके उद्देश्य में टकराव हो,
जब संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स के बीच टकराव उत्पन्न होता है, जब कोई भी व्याख्या एक प्रावधान को प्रभावहीन या अप्रभावी बना रही हो, जब कोर्ट मान लो कोई व्याख्या करता है, फॉर एग्जाम्पल तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। हाँ, कोई कोर्ट ने कोई व्याख्या की किसी कानून की, ठीक है, उसने उस कानून की व्याख्या कर दी, बट उसके कारण किसी अन्य कानून का महत्व नहीं रह गया, ठीक है। तो इन सारी परिस्थितियों में सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन मतलब एक माध्यमिक ऐसा सामंजस्य, एक माध्यमिक रास्ता अपनाया जाएगा जो दोनों के बीच का एक उचित अर्थ निकाल सके। कौन सा अर्थ? जो विधिपूर्ण हो और न्याय भी स्थापित करता हो और दोनों के विचारों को समाप्त भी न करता हो। मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिनियम की एकता और अर्थपूर्णता बनाए रखना, न्यायिक व्याख्या में संतुलन स्थापित करना, विधायिका की मंशा का सम्मान करना। चलो, महत्वपूर्ण निर्णय। हाँ, ये केसेस है, तुम लोग पढ़ लेना। एक केस ये वाला देख लो, आर्टिकल पे है क्योंकि, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां दो अनुच्छेद आर्टिकल 25-26 में टकराव है, वहां सामंजस्यपूर्ण व्याख्या से दोनों को प्रभाव दिया जा सकता है। धार्मिक राइट से संबंधित है या कुछ। चलो, निष्कर्ष, कंक्लूजन मैंने फिर बोला है कि जो तुम आंसर लिख रहे हो उसको शॉर्ट एस्से में जो भी तुम इम्पोर्टेंस समझते हो वगैरह वो तुमको कंक्लूजन में लिखना है। चलो, निर्वचन का स्वर्णिम नियम क्या है ये हमने देखेंगे क्योंकि हमने ऊपर देखा था शॉर्ट में, ठीक है। गोल्डन रूल, जब देखो फिर भी एक बार देख लेते हैं, ऊपर हमने देखा था फिर भी देख लेते हैं। मान लो कहीं लिखा हुआ है चोरी, ठीक है, आईपीसी में लिखा है चोरी, सेक्शन 378। तो समान नियम यह कहता है कि जो विधि में लिखा हुआ है आप वही अर्थ लोगे। 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है, आप वही अर्थ लोगे, चाहे आप न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, ओके। बट अगर आप इसका उल्लंघन कर रहे हो तो ये आपका उल्लंघन मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये सामान्य रूल हुआ, इसी को कहते हैं शाब्दिक निर्वाचन, ठीक है। ये हमने ऊपर पढ़ा था। उसी के साथ फिर हमने गोल्डन रूल पढ़ा था कि अगर जो शब्द लिखा है उसका हम सामान्य रूल अर्थ ले रहे हैं तो वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो स्पष्ट नहीं हो रहा। जैसे कि राजद्रोह, राजद्रोह शब्द स्पष्ट नहीं होता था, ठीक है, उसमें कई प्रकार के कारण थे, अब हटा दिया गया इसीलिए, ठीक है। तो न्यायालय क्या करता था? अपने हिसाब से उसकी उचित व्याख्या करता था, ठीक है, ताकि उसका एक न्यायपूर्ण अर्थ निकाला जा सके। इसी को गोल्डन रूल कहते थे और इसके कुछ अपवाद थे, ये हमने ऊपर देखे थे, इसलिए क्वेश्चन हम लोग फिर नहीं देखेंगे, ठीक है। ये पढ़ लेना आप लोग अलग से है। हाँ, ये हम बताना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, 99% है कि आएगा, ठीक है। इसके फिर अपवाद भी थे। चलो, इसके केस है, यहाँ देख लेते हैं, वहाँ हमने केस नहीं देखा था। आर बनाम एलन है, इंपॉर्टेंट केस है। एक व्यक्ति ने दूसरी बार विवाह किया जबकि पहली पत्नी जीवित थी, ओके। ना अब मैरी शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा? विवाह शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा? ठीक है, ये क्लियर करना था। केस का नाम अभी जस्ट हमने देखा, आर बनाम एलन, 1872 का केस है। उसकी पहली पत्नी जीवित थी, उसने दूसरी शादी कर ली। निर्णय हुआ जो मैरी है, इसका अर्थ केवल विवाह समारोह में भाग लेना नहीं है बल्कि वैध विवाह की संभावना भी होनी चाहिए। न्यायालय ने मैरी को गो थ्रू अ मैरिज सेरेमनी के रूप में व्याख्यापित किया ताकि विधि उद्देश्यपूर्ण हो सके, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, एक आदमी था, उसने पहली वाइफ से शादी की, वाइफ जिंदा थी, फिर उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक। नाउ मैरिज शब्द कुछ उस लॉ में रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ लॉ नहीं दिया हुआ है, 1872 का है, तो जाहिर सी बात है इंडियन केस नहीं है, है ना। तो वहां पर मैरिज शब्द को
क्योंकि द्विविवाह विवाह अपराध होता है। और अगर मैरिज शब्द को सिर्फ लिया जाता तो आदमी को ये बचाव मिल रहा था कि मैरी मतलब कि हाँ शादी की सेरेमनी हो रही है, आदमी उसमें सिर्फ भाग ले रहा है, ठीक है, और उसे कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। क्या किसी की शादी की सेरेमनी में भाग लेने से किसी को दंड मिलेगा? जबकि उसने दूसरी शादी की थी। बट मैरी के अनुसार एक सेरेमनी तो होती है मैरिज, है ना। कोर्ट ने कहा मैरी मतलब जहां खुद ब्राइड और ग्रूम विथ सेरेमनी, जो भी हर जगह की अपनी अपनी संस्कृति कल्चर है उसके हिसाब से शादी कर रहे हो, शादी के बंधन में बंध रहे हो, ये इसका अर्थ है। और अगर आप मैरिज सेरेमनी में सिर्फ भाग ले रहे हैं तो वो मैरी इस मैरी के अंतर्गत नहीं आएगा जो लॉ में है, ठीक है। इस जो लॉ में मैरी शब्द लिखा है इसका मतलब है कि आप जो है शादी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत नहीं समझना था, बस आप इसको याद कर लेना बस, ठीक है। ओके, निष्कर्ष आ गया। प्रत्यायोजन का पुनः प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है कि विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अधीन प्रत्यायोजन मतलब स्टॉपेल एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने कथन या व्यवहार से किसी अन्य व्यक्ति को कोई तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है और दूसरा व्यक्ति उस पर विश्वास करके कार्य करता है तो बाद में वह इस तथ्य से मुकर नहीं सकता। इस सिद्धांत की एक विशेष शाखा है प्रत्यायोजन का पुनः प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, स्टॉपेल अगेंस्ट स्टॉपेल। इसका अर्थ है कि प्रत्यायोजन के आधार पर दूसरी बार प्रत्यायोजन का दावा नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। हो सकता है मैंने गूगल ट्रांसलेट किया गड़बड़ हो गया है, या हो सकता है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। सो आई विल गिव यू अनदर ऑप्शन, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। इसकी धारा 115 से लेकर के 118, ठीक है। ये वाला आप लिख देना। आई थिंक अगर यहाँ भारतीय संविधान अधिनियम है तो होगा, बट मुझे अभी जो है दिमाग माइंड में मेरे रिंग नहीं कर रहा। बट चूंकि साक्ष्य का है तो ठीक है, अभी इसकी जगह पे बी एस से भी आ गया है तो उसमें भी ये चीज है, बस सेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट, क्या है प्रत्यायोजन या स्टॉपेल का नियम क्या है, ठीक है। ओके, क्या है स्टॉपेल का नियम, यहां देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको पढ़ लेते, प्रत्यायोजन, ठीक है, क्या नियम है इसका। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, देखो एग्जाम्पल तुमको देखते हैं समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति है, वो कुछ कहता है, कोई बात, ये विश्वास दिलाने के आशय से कि वाई उसकी बात पर भरोसा करे, ठीक है। कोई बात कहता है या कोई कार्य करता है, ठीक है। इस आशय से, किस आशय से, कि वाई एक्स पर विश्वास कर ले, उसके उस बात पर या उस कार्य पर, ठीक है। ये पहली बात हुई। और उस विश्वास में आकर वाई अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति में परिवर्तन कर ले, ठीक है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले, हो गया। बाद में अगर वो बात सही हो गई, ठीक है, जो भी बात इसने कही थी वो मान लो झूठी थी, जो भी थी, बाद में अगर वो बाद में पश्चात में अगर वो बात सत्य हो गई, ठीक है, तो अब यह व्यक्ति अपनी परिस्थिति में, सॉरी, अपनी बात सत्य हो गई तो अब यह व्यक्ति इस बात से मुकर नहीं सकता अगर ये बात सत्य हो गई, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से, उदाहरण स्वरूप, इसको उदाहरण चाहे लिख देना एग्जाम में। एक्स वाई से कहता है, यहां से वहां तक मतलब तुम लोग यहां से वहां तक मत लिखना, जहां तक तुम्हारी नजर पहुंचे सारा खेत मेरा है, ठीक है।
एक्स वाई से कहते हैं ये जो खेत देख रहे हो तुम, जी खेत, ये मेरा है। ये जो खेत है, फील्ड है, ये मेरी है। ठीक है, ओके। जबकि खेत खेत किसका है? एक्स के फादर का है, एक्स के फादर का है। और वाई को ये बात पता थी कि जो खेत है, ये बात पता थी कि जो खेत है वो एक्स के फादर की थी, था, जो भी है। जो खेत है वो एक्स के फादर का, एक्स के फादर को मान लो एम का, ठीक है, एक्स के फादर एम का था। तो एक्स ने कहा हाँ ये खेत मेरे फादर का था, बट अब उन्होंने ये खेत मुझे दे दिया है बंटवारे में। ठीक है। और वाई क्या करता है? एक्स की बात पर भरोसा कर लेता है। ठीक है, देखो, अपनी परिस्थिति में परिवर्तन अगर बेवकूफ़ी से कर रहा है तब स्टॉपेल का नियम लागू नहीं होगा। परिस्थिति में परिवर्तन अगर वाई कर रहा है तो उसके पास भी युक्तियुक्त कारण होना चाहिए। वो एक्स जो है एम का सन है, ठीक है, और जमीन एम की थी, और अब घर में बंटवारा हुआ है तो चांसेस है कि एम ने एक्स को दे दिया हो। ठीक है, तो कुछ कुछ नॉर्मली लोग को लगता है कि हाँ भाई बेटा है, दे दिया होगा, है ना। अब वाई ने भरोसा किया, ठीक है, कि तुम्हारे पिता ने ये जमीन तुमको दे दी है। तो अब क्या करें हम? तो एक्स कहता है तुम मुझसे ये जमीन 5 लाख में खरीद लो। ठीक है, वाई क्या करता है? 5 लाख रुपए एक्स को देता है, दे दिया। और जब जमीन पर कब्जा लेने पहुंचा, ठीक है, तब एक्स के पिताजी और एक्स आके बोले, ठीक है, तब एक्स के पिताजी बोले अरे भैया इसे कैसे, जमीन तो मेरी है। एक्स के फादर जो आगे बोले जमीन तो मेरी है, तुमको कैसे कब्जा दे दूं? तो वाई ने कहा आपके बेटे ने कहा था उसकी है, तो कहा जाके उसी से ले लो। अब ये बेचारा तो फंस गया, क्योंकि एक्स की जमीन है नहीं। इसकी देखो, इसकी परिस्थिति में परिवर्तन हो चुका है, इसको 5 लाख का लॉस हुआ। परिस्थिति में परिवर्तन क्या मतलब? इकोनॉमिक रूप से परिवर्तन हुआ ना, और जमीन ये ले नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं। 6 महीने बाद या कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पिताजी ने, या तो पिताजी मर गए या किसी भी कारण से, ये जो जमीन थी, जी जमीन, ठीक है, जो जी जमीन थी वो एक्चुअली इसके पास आ गई, एक्स के पास आ गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो फादर उनके एक्सपायर हो गए, तो वो जमीन वसीयत में आ गई एक्स के पास। ठीक, ये बात वाई को पता चली। वाई ने जाके कहा भैया अब तो जमीन मुझे दे दो, अब तो मुझे जमीन दे दो। तो एक्स कह रहा है ऐसे कैसे, जब तुमने मुझे पैसा दिया तब जमीन मेरे नाम थी ही नहीं, और जब अब मेरे पास जमीन है तो तब तुम मुझे पैसा नहीं दे रहे हो। ठीक है, वाई चला जाता है कोर्ट। वहां जाकर ये फिर से यही बात बोलते हैं, सर जब इन्होंने मुझसे जमीन खरीदी थी तब जमीन मेरी थी ही नहीं। कोर्ट कहता है स्टॉप, स्टॉप योर बुलशिट। ठीक है, कोर्ट कहता है स्टॉप। ठीक है, एक बार जो बात आपने बोल दी, एक बार जो बात आपने बोल दी, उसके कारण सामने वाले की स्थिति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, नाउ जब आप इस योग्य हैं कि उस बात को पूर्ण कर सकते हैं, तो दोबारा उस बात से आपको हटने नहीं दिया जाएगा और आपको जमीन देनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं स्टॉपेल, अपनी बात से मुकरने न देना। अपनी बात से मुकरने न देना। अगर सामने वाले ने
आपकी बात सामने वाले ने आपकी बात में आके अपनी परिस्थिति में क्या किया है, परिवर्तन किया है। ठीक है, ओके। चलो, समझ में आ गया सिद्धांत। देखो ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने बोला, ठीक है, और वही तथ्य है, पढ़ लेना इसको। किस केस में स्टॉपेल का सिद्धांत पहली बार स्थापित किया गया था? तो ये केस तुम लोग हमेशा याद रखना, ना कि सिर्फ 7th पेपर के लिए बल्कि इंडियन एविडेंस एक्ट और वगैरह के लिए भी। ठीक है, सो पिकर्ड वर्सेस सीयर्स 1837 का केस है। ठीक है, इस केस में स्टॉपेल का सिद्धांत स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या हुआ था? वादी ने अपने व्यवहार से यह आभास किया कि प्रतिवादी एक मशीन का मालिक है। प्रतिवादी ने मशीन को गिरवी रख दिया। बाद में वादी ने दावा किया कि वह मशीन का असली मालिक है। न्यायालय का निर्णय, वादी को अपने पूर्व कथन से मुकरने की अनुमति नहीं दी गई। कोई भी व्यक्ति जिसे जानबूझकर दूसरे को गुमराह करने दिया गया हो वह बाद में अपने कथन से पलट नहीं सकता। क्या हुआ अभी इस केस में बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रतिवादी ने, सिंपल सी बात है, वादी के पास एक मशीन गिरवी रखी थी। ठीक है, तो आपने एक बार गिरवी रखा तो आप मशीन के मालिक नहीं हुए। बाद में वादी ने क्या कहा, नहीं, इस मशीन का मालिक मैं हूं। ठीक है, अपनी बात से पलट गया, जबकि गिरवी इसके पास रखी गई थी। ठीक है, कोर्ट ने कहा आप अपनी बात से पलट नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है, जस्ट इतना ही था। ठीक है, और 2-3 केसेस देख लेना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, क्या होता है स्टॉपेल के सिद्धांत से? प्रत्यायोजन का सिद्धांत निष्पक्षता, विवेक और न्याय है। ठीक है, यह सिद्धांत न्यायिक कार्यवाही में झूठे और विरोधाभासी दावों को रोकता है। प्रत्यायोजन का प्रत्यायोजन नहीं हो सकता, मतलब स्टॉपेल का स्टॉपेल नहीं हो सकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति एक ही विषय पर बार बार अलग अलग विरोधी बातें नहीं कर सकता, विरोधी स्थिति नहीं ले सकता। इससे न्यायालयों की प्रक्रिया में स्थिरता और विश्वसनीयता, बिलीव सिस्टम बढ़ता है। निष्कर्ष आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कर संविधियों के निर्वचन से संबंधित नियमों की व्याख्या कीजिए। ओके, कर संविधि एक विशेष प्रकार की संविधियां हैं जिसके माध्यम से राज्य अपने नागरिकों पर कर लगाने, एकत्र करने और लागू करने के लिए अधिकार प्राप्त करता है। ओके, कर कानूनों की व्याख्या सामान्यतः विधियों से कुछ अलग होती है क्योंकि इसमें नागरिकों के ऊपर दायित्व डाला जाता है। भाई, सिटीजन्स के ऊपर टैक्स का दायित्व डाला जाता है ना, अतः इसका निर्वचन स्पष्ट, कठोर और संकीर्ण ढंग से किया जाता है। इसलिए कर संबंधी जितनी भी विधियां होती हैं वो कठोर रूप से लागू होती हैं। ठीक है, शाब्दिक निर्वचन का कठोर अनुप्रयोग, कर कानूनों में शब्दों का शाब्दिक अर्थ ही माना जाता है। ठीक है, कर कानून में जो शब्द लिखा हुआ है वहां वही शब्द आप लोगे। ठीक है, अगर लिखा हुआ है 10% टैक्स तो 10% टैक्स ही लोगे। यहाँ पे अर्थान्वयन का नियम लागू नहीं होता। यदि कर लगाने की कोई विधि अस्पष्ट हो या भाषा स्पष्ट ना हो तो कर नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ गोल्डन रूल लगा दो, यहाँ पर गोल्डन रूल लागू ही नहीं होगा। ठीक है, अगर स्पष्ट नहीं है तो आप कर ना लगाओ, अगर स्पष्ट शब्द है तभी आप कर लगाओ। ठीक है, जो अर्थ है, जो शब्द लिखा है वही अर्थ लो। न्यायालय कर लगाने की स्थिति में किसी प्रकार की कल्पना या अनुमान नहीं लगाता है, ना अर्थान्वयन करेगा ना गोल्डन रूल लगाएगा। चलो, एबी फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1957, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्स कानूनों की व्याख्या शुद्ध रूप से शाब्दिक होनी चाहिए। ठीक है, टैक्स संबंधी कानून है, जो शब्द लिखे हुए हैं कानून में आप वही व्याख्या करो। ठीक है, यदि कानून स्पष्ट नहीं है तो नागरिकों को कर से मुक्त कर देना चाहिए, या नागरिकों को कर मुक्त माना जाएगा। सॉरी, कर से मुक्ति और छूट की व्याख्या। छूट के मामलों में भाषा का भी कठोर और संकीर्ण अर्थ लगाया जाता है। कर छूट का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो उस छूट की भाषा में स्पष्ट रूप से आते हैं। ठीक है, कर विधि लिखी हुई है, वहां किसी क्लॉज में छूट शब्द लिखा हुआ है
और वहां एक लिस्ट दी हुई है कि यही लोग इस कर का छूट पाएंगे, तो उन्हीं लोग को दिया जाएगा, उसकी अलग से कोई व्याख्या नहीं की जाएगी। ठीक है। केस आ गया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ग्वालियर, 1992। इसमें कहा गया कि यदि कोई कर छूट स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है तो न्यायालय उसकी व्याख्या करदाता के पक्ष में नहीं करेगा। कर लगाने के लिए विधिक प्राधिकरण अनिवार्य है। ठीक है। अगर कोई स्टेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई प्राधिकरण नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 265 इंपॉर्टेंट याद रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, नो टैक्स शैल बी लेविड आर कलेक्ट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका अर्थ क्या है कि कर केवल तभी लगाया जाएगा जब स्पष्ट कानून हो। अगर फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का कानून है तो हम जीएसटी कर ले रहे हैं, अगर जीएसटी का कानून समाप्त हो जाए तो हम जीएसटी का कर नहीं ले सकते। ठीक है। अगर कर के बारे में कानून है तभी हम उसका कर लेंगे। द्विधा 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 द्विधा, यहाँ द्विधा होगी। ठीक है। दुविधा दुविधा ऐसे कर लो। दुविधा की स्थिति में करदाता को लाभ। अगर डाउट है कर टैक्स लॉ के बारे में, तब जो टैक्स देता है करदाता है उसको कुछ ना कुछ लाभ दिया जाएगा। यदि कर कानून की भाषा अस्पष्ट है और उसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम यहाँ गोल्डन रूल लागू नहीं कर सकते हैं ना, तो संदेह का लाभ करदाता को दिया जाता है। ओके। माथुराम अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1999, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कर कानूनों में अस्पष्टता करदाता के पक्ष में जाती है, क्योंकि कर लगाने के लिए भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। और आप कुछ भी ऐसे वैसे भाषा लिख दो, फिर तो टैक्स पेयर कर दे रहा उससे चाहे जितना कर लो आप, है ना। अगर आप सही से नहीं लिखोगे तो वो करदाता के ऊपर बोझ नहीं जाना चाहिए। दंडात्मक प्रावधानों की व्याख्या, टैक्स कानूनों में दंडात्मक प्रावधान की व्याख्या भी कठोर रूप से किससे की जाती है। किसी व्यक्ति को दंड करने के लिए स्पष्ट प्रावधान आवश्यक होता है। ठीक है। आ गया निष्कर्ष, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग पढ़ना, तुम्हारे नोट्स में है। फिर वही कहेंगे शॉर्ट ऐसे टाइप में होता है, इंपॉर्टेंस लिखो जो तुम इससे एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो आदेशात्मक और निर्देशात्मक अधिनियमों का निर्वचन का सिद्धांत क्या है। ऐसे कानून, ऐसे लॉ, ऐसे एक्ट, एक जो मैंडेटरी होते हैं, ठीक है, और एक जो निर्देश देते हैं, इनका निर्वचन कैसे किया जाता है। ठीक है। परिचय, किसी अधिनियम व वैधानिक प्रावधान का भाषा यदि स्पष्ट है, आदेश देने वाली हो, तो उसे आदेशात्मक माना जाता है। ठीक है। कोई लॉ है जो स्पष्ट रूप से आदेशात्मक प्रावधान करती है तो उसको आदेशात्मक कहते हैं। आदेशात्मक मतलब मैंडेटरी, मतलब वो ऑर्डर दे रही है, लॉ, तो ऑर्डर वाला लॉ करने की जगह मतलब वो कानून हमारे ऊपर बाध्य है, मतलब मैंडेटरी है। जबकि यदि उसमें सिर्फ प्रक्रिया या मार्गदर्शन दिया हुआ है तो वह निर्देशात्मक है, जैसे सीआरपीसी। दोनों में भेद करना आवश्यक होता है, क्योंकि आदेशात्मक प्रावधान का उल्लंघन कानून की वैधता को प्रभावित करता है। ठीक है। मैंडेटरी लॉ को अगर हम नहीं मानेंगे तो विधिक परिस्थितियां प्रभावित होंगी। प्रक्रियात्मक लॉ को अगर हम उल्लंघन करेंगे तो प्रक्रियात्मक दोष उत्पन्न होता है, जिससे कार्य की वैधता समाप्त तो नहीं होती है लेकिन प्रभावित होती है। ठीक है। मुख्य सिद्धांत क्या है, मेन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इन दोनों कानूनों की व्याख्या निर्वचन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विधायिका की मंशा जानना कि विधायिका ने उस प्रावधान उस कानून को अनिवार्य बनाया तो क्यों बनाया। ठीक है। इसके लिए जैसे उसमें शैल में आदि भाषा का ध्यान दिया जाता है। ठीक है। क्या बोल रहा है ये। ओके। फिर जो तुम लॉ पढ़ते हो, हम बेयर एक्ट पढ़ाते हैं, ध्यान दिया करो, हम कई बार बोले हैं जब इंग्लिश वाले पढ़ाते हैं
ठीक है, इसी सेमेस्टर में तुम लोग को पढ़ाया है, क्योंकि उनको वालों को, और अभी तक शैल कहीं आया नहीं है। हाँ आया होगा, मैंने ध्यान में नहीं दिया क्योंकि जरूरी नहीं था, बट आईपीसी पढ़ाया है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है शैल, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब वो चीज माननी ही पड़ेगी, बाध्यकारी है, ठीक है, मैंडेटरी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सेक्शन 303 था आईपीसी का, जिसमें था कि अगर कोई व्यक्ति हत्या के केस में जेल में है एंड वो फिर से हत्या करता है या कुछ ऐसा अपराध करता है, तो उसको शैल क्या किया जाए, फांसी दी जाए, ठीक है, मैंडेटरी बना रहा था। कोर्ट ने धारा इसलिए समाप्त कर दी क्योंकि न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति का कम करता था, ठीक है, ओके। बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो शैल बी प्रेजेंटेड इन टू मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, तो वहां मैंडेटरी हो गया कि उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। मे का क्या मतलब होता है, मन करे तो करो, मन करे तो ना करो, वैकल्पिक है। मे बी, थोड़ा बहुत इंग्लिश हम लोग भी बोलते हैं तो कोई कहता है चलो यार मे बी, शायद जाए, ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं होता। परिणामों का विश्लेषण, यदि किसी प्रावधान का पालन न करने से कार्य की वैधता समाप्त हो जाती है तो वह आदेशात्मक होता है, ठीक है। यदि वैधता प्रभावित नहीं होती है तो वह निर्देशात्मक होता है, ओके। उद्देश्य का परीक्षण, यदि किसी प्रावधान का उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करना है तो उसे आदेशात्मक माना जाता है, मतलब मैंडेटरी माना जाता है। यदि इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुविधा है तो वह निर्देशात्मक माना जाता है, ओके। शब्दों का प्रयोग, शैल एंड मे, ओके। तो आदेशात्मक मैंडेटरी के लिए शैल होता है एंड निर्देशात्मक के लिए मे होता है, मतलब वैकल्पिक है। महत्वपूर्ण निर्णय, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मनबोधन लाल श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां जहां शैल शब्द लिखने से प्रावधान आदेशात्मक नहीं हो जाते, उस प्रावधान का उद्देश्य और प्रभाव को भी देखना पड़ता है, ठीक है, ओके। और कैसे अपना देख लेना, ओके। अब आ गया टिप्पणी लिखने का, चलो शॉर्ट नोट्स। हितकारी निर्वचन शाब्दिक निर्वचन की तरह होता है, जहां कोई शब्द स्पष्ट नहीं है, संदेहास्पद होता है, तब न्यायालय उस कानून की व्याख्या ऐसे करता है जो कानून के उद्देश्यों की पूर्ति करे और उससे लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति या वर्ग के हित में हो। ऐसा कुछ हमने ऊपर देखा हुआ है, ठीक है, ओके। ये हम देख रहा है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं, तो संविधान में ही है, भारत के संविधान में 7th शेड्यूल है, ठीक है, उसमें 3 सूचियां हैं, ठीक है। एक यूनियन लिस्ट है, केंद्रीय सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक स्टेट लिस्ट है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई एक अलग से भी लिस्ट है जिसको कहते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स, अवशिष्ट विषय, ठीक है, जिस पर कानून बनाने की शक्ति किसे दी गई है, केंद्र सरकार को, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल 248 भारतीय संसद को अधिकार देता है कि उन विषयों पर कानून बना सकता है जो संविधान के किसी भी सूची में नहीं आते हैं। मतलब 7th शेड्यूल में 3 सूचियां हैं, सेंट्रल, स्टेट और समवर्ती, कंकरेंट। इन तीनों में जो कानून नहीं आते हैं उस पर संसद कानून बनाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कौन बना रहा है, केंद्र ही बना रहा है, ठीक है।
यह व्यवस्था भारत को एक सशक्त संघीय राज्य बनाती है जहां केंद्र सरकार को अंतिम शक्ति प्राप्त होती है। ओके, चलो एग्जाम्पल जैसे एटॉमिक पावर हो गई, स्पेस हो गया, साइबर क्राइम हो गया इत्यादि। क्यों? क्योंकि ये विषय जब संविधान बना तो ये विषय क्या नहीं थे, सूचीबद्ध नहीं थे, धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, मॉडर्न टॉपिक है ये, ठीक है, इसलिए इनको सरकार को दिया गया। प्लस ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबंधित है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एच.एस. ढिल्लो 1972 इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि कोई विषय तीनों सूची में नहीं आता है तो उस पर केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, राज्य को अधिकार नहीं है। महत्व क्या है? तो फिर मैंने बोला कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करता है, लचीलापन संविधान के लचीलापन को बनाए रखता है, निर्वचन और अर्थान्वयन। क्वेश्चन नंबर 2 था ये हम नहीं करेंगे, इसको हम कर चुके हैं। छद्म विधायन, चलो छद्म विधायन क्या होता है? कोई लॉ जो देखने में तो लॉ दिखता है, ठीक है, बट एक्चुअली लॉ नहीं है, ठीक है, एक्चुअली लॉ नहीं है। तो कोर्ट कहता है जो चीज डायरेक्टली नहीं की जा सकती, जो जिसको डायरेक्टली लॉ नहीं बनाया गया, आप उसको इनडायरेक्टली भी लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। छद्म का मतलब ही क्या होता है? यह कलरेबल लिखा है, मतलब धोखा दे, धोखेबाज। जैसे कि हम क्या करें, कोई व्यक्ति आए, कुछ नहीं करता, झूठी वर्दी पहन के घूमने लगे, ठीक है। तो जो काम आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं से जो आप प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं कर सकते हैं, उससे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान में शक्ति विभाजन की व्यवस्था है और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो छद्म विधायन कहलाता है, ठीक है। न्यायिक दृष्टिकोण, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, ठीक है, 1952 इंपॉर्टेंट केस है ये, संविधान में भी काम आएगा। मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो कहाँ सबसे पहले छद्म विधायन का दिया गया था, तो इसके लिए याद करना, एलएलएम के एंट्रेंस में काम आएगा, ठीक है। इसमें राज्य ने भूमि अधिग्रहण के नाम पर निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की, जिससे न्यायालय ने असांवैधानिक घोषित कर दिया। चलो इसके कुछ परीक्षण होते हैं। क्या विधायिका ने अपनी वैध शक्ति का प्रयोग किया है? क्या विधेयक का वास्तविक उद्देश्य कुछ है और है? छद्म विधायन देखो क्या होता है। छद्म विधायन तो जो लॉ है उसको मान लो फॉर एग्जाम्पल राज्य ने बनाया, तो क्या राज्य को उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार था। मान लो वो यूनियन लिस्ट का विषय हो और उस पर राज्य बना दे, ठीक है। तो राज्य या स्टेट लिस्ट का विषय हो और बिना यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किए यूनियन उस पर कानून बना दे, तो हम अभी स्टेट वाला ही लेते हैं। यूनियन लिस्ट का विषय था, केंद्र सूची का विषय था, राज्य सरकार ने उस पर कानून बना दिया, तो पहला जांचिएगा क्या इसको अधिकार था बनाने का? नहीं। नाउ क्या मान लो, अब दूसरी बात, मान लो इसको राज्य सूची का विषय था, राज्य ने बना दिया, ओके, ठीक है, तो पहला लागू हो गया, सही था, ठीक है। कोई उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। अब दूसरा देखेंगे, क्या विधि जो दिख रही है वो है, मान लो कि राज्य सरकार कह रही है कि हम जो है फला जंगल काट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके बीचों से एक सड़क लेकर जानी है और सड़क आवश्यक है वगैरह वगैरह, ठीक है। बट एक्चुअली, और इसके लिए हमने एक लॉ भी पास किया है, ठीक, बट एक्चुअली में जो सरकार है उस लॉ के आड़ में वो जमीन कुछ लोगों को फैक्ट्री बनाने के लिए दे रही है, ठीक है। तो उसका जो विधि का बनाया गया जिस उद्देश्य से, उस उद्देश्य यूज नहीं हो रहा, किसी और उद्देश्य से यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसी विधि को भी छद्म विधायन करते हैं, ठीक है। यह सिद्धांत विधायिकाओं को उनकी सीमाओं के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य करता है और नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है। यह न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में एक प्रभावी साधन है।
चलो ये वाला हमने करेंगे क्योंकि ये वाला हम किए हुए हैं क्वेश्चन के ऊपर, मिस्चीफ का रूल। ठीक है, निर्वचन के आंतरिक सहयोगी की व्याख्या कीजिए। तो जो पहली क्लास में हम लोग निर्वचन की नॉर्मल वाली लिए थे वहां पे हमने देखा था। ठीक है, इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स। ठीक है, यहाँ तुमको ये समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम तुम लोग को कहेंगे कि वो क्लास है 10-10 मिनट की, जाके उसको देख लेना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन की क्लास है, वहीं पर देखना, क्योंकि वहां पे हम बेयर एक्ट खोल के दिखाए। ठीक है, यहाँ पे तुमको समझ नहीं आएगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। चलो देख लेते हैं। जब हम बेयर एक्ट खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वहां हमको टाइटल मिलता है शॉर्ट में। ओके, तो टाइटल हमें क्या बताता है? शॉर्ट टाइटल उस लॉ का नाम क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का खोला तो बताएगा इसका नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, फिर उसका दीर्घ टाइटल आता है, फिर उसकी प्रस्तावना आती है, फिर प्रमुख धाराएं आती हैं, फिर उनको धाराओं को एक्सप्लेन किया जाता है, फिर हर धारा के आगे एक हेडिंग भी होती है, शेड्यूल होते हैं, स्पष्टीकरण और अपवाद होते हैं। तो जो बच्चा क्लास लिया हो उसको समझ में आएगा, नहीं तो इसके लिए तुमको हम फिर कह रहे हैं जाके वो क्लास लेना, क्योंकि वहां पे हम बेयर एक्ट खोल के ये वाला टॉपिक अच्छे से समझाए हैं, क्योंकि ये सिलेबस में हमारे पहले नंबर पे है टॉपिक। ठीक है, ईश्वरानंद भारती का किस तो जगह आता ही है। चलो, तुम लोगों का निर्वचन का रिवीजन हो गया है। निर्वचन में कुछ समझना नहीं था, ठीक है, लेकिन इंटरनल एक्सटर्नल वाला हम कहेंगे प्लीज़ जाके क्लास का वीडियो रख पड़ा हुआ है 10-10 मिनट का, उसको ले लेना। वहाँ पर बेयर एक्ट है, उसको रट्टा मार के जाना तो कोई बात नहीं, वहाँ पे बेयर एक्ट को हम ओपन करके दिखाएं कि क्या है टाइटल, क्या है शॉर्ट टाइटल, क्या होता है डेफिनेशन, है ना। तो वहाँ समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेहा, शिल्पी और क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा, 4-5 बच्चे थे उस क्लास में थे, सविता हो गई और सब, इन सबको समझ में आ गया हो जाएगा अगर नहीं भी खोल लेंगे बेयर एक्ट। ठीक है, बट फिर भी बोलेंगे वहाँ जाकर रिवीजन कर लेना। चलो, तुम लोग की क्लास यहाँ ख़त्म होती है आज, तुम लोग से मिलेंगे हम एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, होप कि तुम लोग का पेपर अच्छा जाए। और देखो, जो हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की है उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन किया है, तो अब हमको मत बोलना मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, मान लो तुमको क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं देखनी है तो जो नोट्स मैंने भेजा हुआ है, क्योंकि नोट्स तो हम उसी का क्वेश्चन आंसर सीरीज हम नोट्स का ही कर रहे हैं, कुछ अलग से तो कर नहीं रहे ना, तो वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही हम क्वेश्चन आंसर सीरीज किए हुए हैं। ठीक है, ओके, सो मैं अलग से कुछ नहीं बताने वाली इस बार, देखते हैं, मेरे मूड को भरोसा नहीं हो सकता बता ही दे, बट कोशिश करो कोशिश से पढ़ो। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। और तुम लोग बहुत बेकार हो, तुम लोग क्लास भी नहीं देखोगे मुझे पता है, एंड देन तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले इतने अच्छे जूनियर्स तुम्हारे लाइक भी कर लेते हैं, शेयर भी कर लेते हैं और सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। और तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हो? 100 प्लस हो, 110 प्लस हो, 10 बच्चे मुश्किल से लाइक सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, कर लो यार, नहीं तो अगले क्लास से हम तुम लोग को बहुत कम नोट्स देंगे। मजाक कर रहे हैं, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड लक।